हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 की प्रश्न पत्र में फिजिक्स के अंतिम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए पैराफिन वैक्स, ऑप्शन बी एस्फाल्ट, ऑप्शन सी कोल गैस, ऑप्शन डी प्राकृतिक पेट्रोलियम गैस। तो चलिए इसका उत्पाद क्या क्या है वो देखते हैं। इसका उत्पाद होगा आपका परिशोधक गैस, उसमें से आपका मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और साथ ही साथ कोल गैस भी इसी में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका इसका उत्पाद है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद आपका है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद आता है आपका पेट्रोलियम जिसे गैसोलीन भी कहते हैं। उसके बाद डीजल, उसके बाद केरोसिन जिसे पैराफिन तेल भी कहते हैं। तो चलिए वापस ऑप्शन पे आते हैं। पैराफिन वैक्स ये तो यहाँ पे आपको है। उसके बाद आपका है कोल गैस, कोल गैस आपका इसमें आ जाएगा परिशोधक गैस वाले में। उसके बाद पेट्रोलियम गैस, तो पेट्रोलियम गैस आपका ये देखिए है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एस्फाल्ट जो है ऑप्शन बी, ये पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन का उत्पाद नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। दो बल्ब ए एवं बी क्रमशः 100 वाट और 120 वोल्ट एवं 10 वाट 120 वोल्ट से चिन्हित हैं। यानी कि ये डाटा जो है आपका बल्ब पे लिखा हुआ है। वे 120 डिग्री के स्रोत से समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो बल्ब बी में कितनी धारा जाएगी सो बताएंगे। तो यहाँ देखिए फिगर बना गए हैं और बल्ब ए ऊपर है, बल्ब बी नीचे। ये इस पे 100 वाट का है और इसका वाटेज है 10 और बैट 120 वोल्ट की स्रोत के साथ इसको जोड़ दिए हैं। तो इस स्रोत से मान लेते हैं धारा जा रहा है आपका आई। तो आई को जाने के लिए दो रास्ता, एक बल्ब ए में जाएगा उसका नाम दे दिया I1, बल्ब बी में जो करंट जाएगा उसको नाम दे दिया I2। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बल्ब बी, ये जो आपका नीचे वाले बल्ब है इसमें कितना धारा जाएगा वो बताइए। तब यहाँ से लिख देते हैं फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। करंट बी में लिखेंगे क्योंकि बी का फाइंड करना है। तो बी का देखिए कितना पावर दिया हुआ है, तो 10 वाट दिया हुआ है, इक्वल टू वोल्टेज कितना है, तो ये दोनों बल्ब के लिए वोल्टेज सेम होगा और पता ही होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सभी बल्ब के अक्रॉस सेम होता है, वो होगा 120 इंटू आई बी। यहाँ से हम लोग आई बी लिख लेंगे। आई बी इक्वल टू आ जाएगा 10/120 और ये 0 से 0 कैंसिल, 1/12 और 1/12 आपका पॉइंट में आ जाएगा 0.083 एम्पियर। करंट का यूनिट बताएंगे एम्पियर। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। द्वितीयक ईंधन का उदाहरण बताना है सेकेंडरी फ्यूल का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल का कुछ एग्जाम्पल है। प्राइमरी फ्यूल यानी कि प्राकृतिक ईंधन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपका लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। ये सभी चारों जो है आपका प्राकृतिक फ्यूल, प्राथमिक फ्यूल है, प्राइमरी फ्यूल है। दूसरी है आपका द्वितीयक फ्यूल यानी सेकेंडरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल में आपका आ जाएगा केरोसिन, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, कोल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। तो ये सभी आपका सेकेंडरी फ्यूल्स हैं। तो क्वेश्चन हमारा था सेकेंडरी फ्यूल यानी द्वितीयक ईंधन का उदाहरण बताइए कौन सी होगा। तो देखिए आपका कोयला आपका प्राकृतिक गैस में प्राथमिक ईंधन में आ गया। जल और आपका चलिए ऑप्शन सी देखिए प्राकृतिक गैस में आपका प्राथमिक ईंधन में होगा। पेट्रोलियम भी आपका प्राकृतिक ईंधन में है। ऑप्शन बी जो आपका जल गैस है वो आपका है सेकेंडरी फ्यूल में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 19। एक घर का मुख्य पावर सप्लाई 2 एम्पियर फ्यूज के तार के द्वारा है, तो हमारे देश की सामान्य वोल्टता पर इस घर में कितने 50 वाट के बल्ब का प्रयोग में लाए जा सकते हैं। यानी कि हमारे देश की सामान्य वोल्टता कितना होता है, तो वो पता होना चाहिए। वोल्टेज होता है आपका 220 वोल्ट। हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं वो 220 वोल्ट के लिए सुटेबल होता है और इंडिया में यही चलता भी है। तो क्वेश्चन में बोला गया फ्यूज तार हम 2 एम्पियर का लगाएंगे, उसी से आपका करंट पास करवाएंगे, तो जाकर के 50 वाट का बल्ब, कितने बल्ब घर में यूज किए जाएंगे। तो चलिए यहाँ से टोटल पावर लिख लेते हैं बल्ब का। तो पावर P इक्वल टू लिख लेंगे V इंटू आई। वोल्टेज तो हमारा वही 220 होगा जो इंडिया में चलता है और एम्पियर बता रहा है आपका फ्यूज तार में करंट है 2 एम्पियर का। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 440 वाट।
440 वाट उस घर में टोटल पावर पहुंचा। अब बोल रहा है आपको 50 वाट का कितने बल्ब लगाएंगे, तो टोटल पावर जो होगा आपका उसको उसमें डिवाइड कर देंगे एक बल्ब की पावर से, तो इसको काट देंगे और ये कट करके आएगा आपका 8.8 बल्ब, 8.8 बल्ब। तो बल्ब का नंबर कभी फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, इसीलिए अप्रॉक्स में इसको लिख देंगे 9 बल्ब जो होगा 50 वाट का वो घर में लगाए जा सकते हैं, और वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, शक्ति P का एक उत्तल लेंस पानी में डुबोया जाता है तब इसकी शक्ति क्या होगा। ऑप्शन ए वृद्धि वही रहेगी, ऑप्शन बी में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी में ह्रास यानी कि कमी होगी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो पता होना चाहिए, लेंस को पानी में डुबोते हैं तो उसका पावर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, इसलिए डॉक्टर जो है चश्मा पावर वाले चश्मा को धोने की सलाह नहीं दिया जाता, उसके लिए एक अलग से लिक्विड आता है लेंस क्लीनर करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था, लेंस को पानी में, कोई भी लेंस हो उत्तल हो या अवतल, उसको पानी में अगर डुबोएंगे तो उसमें पावर जो होगा, शक्ति, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कमी हो जाएगी उसकी पावर में। तो ऑप्शन सी देखिए आपका है कमी होगा, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, कोहरे के आर पार देखना संभव नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए कोहरा प्रकाश अवशोषित करता है, ऑप्शन बी कोहरा अपवर्तनांक इकाई है, कोहरा का अपवर्तनांक इकाई है, ऑप्शन सी कोहरे में बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, ऑप्शन डी कोहरे में बूंद पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये सभी में से क्या कारण है जिसके कारण हम लोग कोहरे के आर पार नहीं देख पाते हैं। ठंडे के मौसम में कोहरा बहुत ही ज्यादा लगता है, जो कि दूर दूर की वस्तुओं हम लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन आपका ये है, कोहरे में बूंदे पर प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगता है, जिसी के वजह से हम लोग कोहरे में आर पार नहीं देख पाते हैं। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, 10 kg जल को 1 किलोवाट आवर की ऊष्मा दी जाती है तो तापमान में वृद्धि कितनी होगी, वो अप्रॉक्स यानी कि लगभग बताएंगे। तो चलिए इसको कितना ऊष्मा तापमान में वृद्धि होगा वो फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपका है Q इक्वल टू MC डेल्टा T। Q क्या है तो ऊष्मा, उसमें ऊर्जा जिसे कहेंगे, M हो जाएगा उसका द्रव्यमान, C क्या है तो C बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ देखिए जल को दिया जा रहा है तो जल का विशिष्ट ऊष्मा जो कि फिक्स होता है 4200, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अंडरस्टूड है। 4200 जल का विशिष्ट ऊष्मा होता है, ये ध्यान रखना है। और उसमें ऊष्मा कितना दिया गया है तो 1 किलोवाट आवर दिया गया है। तो चलिए यहाँ से, हाँ तो यहाँ पे Q भी लिख लेंगे, वो Q है आपका 1 किलोवाट आवर, और पता होना चाहिए 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। तब चलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Q की जगह पे लिख देंगे हम लोग 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। M कितना है तो मास आपका देखिए 10 kg जल था, 10। वाटर के लिए C कितना होगा तो 4200, और इंटू चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा T, तापमान में कितनी चेंजिंग हो रहा है वो बताएंगे। तो यहाँ से डेल्टा T इक्वल टू हम लोग लिख पाएंगे, डेल्टा T इक्वल टू लिख देंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये है आपका 10, 42 इंटू 00। तब यहाँ से ये पॉइंट हटा दें तो ये भी 0 नीचे आएगा। तब देखिए नीचे टोटल 3 और 1 यहाँ पे 4 0 है, तब यहाँ से कटेगा कितना आएगा 2 0 ऊपर बचेगा, यानी कि ऊपर अब बच रहा है आपका 3600 और नीचे है आपका 42। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 से काटते हैं 6, और इसको 6 से काटेंगे तो ये आएगा 7, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 600/7, और इसको जो पॉइंट में लाएंगे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 85.7, और इसी को अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 86 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि तापमान में ये परिवर्तन है। यही हमारा आंसर होगा। आंसर है आपका ऑप्शन सी 86 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23, पानी जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है म्यू 4/3 में 12 मीटर की गहराई में एक गोताखोर आसमान को एक शंकु के रूप में देखता है, जिसकी अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण कितना होगा, अल्फा यानी कि एंगल बताना है। और ये एंगल देखिए क्या होगा तो क्रिटिकल एंगल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, और डेप्थ की इस क्वेश्चन को बनाने में जरूरत नहीं पड़ेगा। तब यहाँ से क्रिटिकल एंगल अगर सी हो तो साइन सी इक्वल टू हम लोग लिख पाते हैं 1/म्यू, ये फॉर्मूला होता है ऑप्टिक्स का। तो चलिए यहाँ से सी चलिए वैल्यू रखते हैं साइन सी, एंगल बताना है हमें ऊर्ध्वाधर अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल, 1/म्यू दे रखा है क्वेश्चन में 4/3। तो ये फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, साइन सी इक्वल टू लिख देंगे 3/4। तो क्रिटिकल एंगल चाहिए, तब यहाँ से सी इक्वल टू लिख पाएंगे, साइन को इस पर भेजेंगे तो इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 3/4।
साइन इनवर्स 3/4 जो होगा वो आपका अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण होगा आसमान का, जो कि उसे शंकु के रूप में दिखाई दे रही है। तो कौन सी ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए सर्किट में, ये सर्किट आपका क्वेश्चन में गिवन है, 2 एम्पियर प्रतिरोधक में कितनी धारा होगा सो बताएंगे। तो 2 एम्पियर वाली धारा देखिए, इसी सर्किट को चलिए सिंप्लीफाई फॉर्म में दूसरी तरीके से लिख दिए। ये देखिए आपका 10 ओम और 2 ओम क्या है आपका एक ही तार से है, तो ये सीरीज में है, तो इसको ऐड करके लिख देंगे सिंपली 12 वोल्ट 12 ओम, और ये 25 और 5 आपका एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आपका 30 ओम। और मेन करंट का सप्लाई आपका क्वेश्चन में दे रखा है 1.4 एम्पियर, और 1.4 एम्पियर को जाने के लिए अब दो रास्ता, एक इस पाथ में जाएगा और दूसरा इस पाथ से। इस पाथ से मान लेते हैं I1 है और इस पाथ में है I2। तो हमें बताना क्या है? तो 2 ओम का प्रतिरोधक से जो धारा जाएगा, तो 2 ओम से देखिए कौन सा जा रहा है? I1, और 2 ओम यहाँ पे इसमें कंबाइंड हो गया, लेकिन वो है तो इसी पाथ में। तो I1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब I1 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो I1 कितना होगा? तो वो I1 हो जाएगा आपका I2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1। ऊपर वाले को R1 कह दिया, I1, ये है आपका नीचे का रेसिस्टेंस R2 और करंट है I2। तो यहाँ से वैल्यू रखें I1 इक्वल टू I2, R2 कितना है? तो R2 आपका है 30 ओम, R1 कितना है आपका 12। इसको पॉइंट में कर लें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5/2 I2। तो यहाँ से I2 की वैल्यू लिख देते हैं, I2 इक्वल टू लिख देंगे 2I1 डिवाइडेड बाई 5। तब चलिए यहाँ देखिए फिगर से देख पा रहे होंगे, ये जो आपका मेन करंट है 1.4 एम्पियर का, ये लिख सकते हैं इसको I1 प्लस I2, 1.4 इक्वल टू I1, I2 का वैल्यू लिख देंगे 2/5 I1। यहाँ इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा। यहाँ से I1 कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2/5 1.4 इक्वल टू, इसका एलसीएम कर लेंगे 5 और ये हो जाएगा 7। तब यहाँ से I1 इक्वल टू लिखेंगे 1.4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7। ये पॉइंट हटाएंगे 0 नीचे आएगा, 7 से इसे काटेंगे 2 और ये 10 ऊपर भी है, नीचे कट करके 1 आएगा। 1 एम्पियर का करंट जाएगा 2 ओम का रेसिस्टर से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, वस्तु के आकार से 2 गुना प्रतिलोमित प्रतिबिंब, प्रतिलोमित यहाँ पे कहने का मतलब है उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए इस दूरी पर, यानी कि उस वस्तु को किस दूरी पर रखेंगे ताकि वस्तु के आकार का 2 गुना उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कितना लिखेंगे? तो वो लिख देंगे -2, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 गुना प्रतिबिंब बन रहा है। तो चलिए क्वेश्चन में सबसे पहले तो दिया हुआ है आपका फोकस दूरी, और फोकस की लंबाई जो है आपका अवतल दर्पण की है, तो अवतल दर्पण की फोकस लंबाई नेगेटिव होगा, तो F इक्वल टू लिख दिया -50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो 2 गुना बड़ा, ये होगा आपका आवर्धन। अब यहाँ चूंकि आवर्धन प्लस में लेंगे या माइनस में, तो देखिए यहाँ पे प्रतिलोमित प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा प्रतिबिंब कहने का मतलब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन लेते हैं माइनस में लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -2। तो यहाँ से प्रतिबिंब आवर्धन जो होता है लेंस दर्पण में, वो दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है -v/u इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या पाया? v इक्वल टू 2u। अब चलिए हम लोग दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र कहता है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू हम लोग ऊपर में u के टर्म में ले आए हैं 2u प्लस u इक्वल टू 1, और f की वैल्यू है -50, तो माइनस ऊपर कर दिया, नीचे लिखेंगे 50। एलसीएम कर लेंगे यहाँ पे 2u, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू -1/50। तब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे आगे, 3/2u इक्वल टू -1/50। तो यहाँ से 2u इक्वल टू चलिए लिखते हैं, 2u इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 50, ये आपका माइनस, यहाँ से u इक्वल टू लिख पाएंगे -3 गुना 50/2। 2 से 50 को काट देंगे 25, तो ये आ जाएगा आपका -75 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा क्योंकि वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे, इसलिए दूरी वो माइनस होगा। तो 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो वो वस्तु की प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु के आकार का डबल होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 26, 2 सिरों पर खुले एक पाइप की मूल आवृत्ति जो है आपका n है। मूल आवृत्ति एक देखिए, एक पाइप ये है आपका, ये इसके दोनों एंड जो है आपका, दोनों एंड जो है इस पाइप का भी खुला हुआ है,
तब जाकर के इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ कितना है, वो एन है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि इसी पाइप में एक एंड जो है उसको कवर कर देंगे तब अब इसमें फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका F2, चलिए इसको बोलते हैं ये F1 है, तो पहले वाले फ्रीक्वेंसी का हाफ हो जाता है, तो हाफ हो जाएगा। तब देखिए क्वेश्चन में भी वही था, यदि एक सिरा बंद कर दी जाए यानी इसी पाइप का एक एंड को बंद कर देंगे तब इसका मूल प्रकृति परिवर्तित होकर कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो पहली आपका n दिया हुआ है तो n का आधा n/2, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, दो तरंगे का इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, y1 इक्वल टू a sin 200πt एंड y2 a sin 208πt से प्रदर्शित की जाती हैं। यदि दोनों तरंगे को ध्वनित की जाती तो और एक साथ सुनी जाई तो हम पाएंगे ऑप्शन ए प्रति सेकंड 8 विस्पंद, ऑप्शन बी प्रति सेकंड 4 विस्पंद, ऑप्शन सी रेजोनेंस यानी कि अनुनाद, ऑप्शन डी है आपका विनाशी व्यतिकरण। ये सब इसका बताना है क्या होगा आंसर। तो चलिए यहाँ इक्वेशन जो दिया है y1 a sin 2πt और y2 इक्वल टू दिया हुआ है a sin 208πt। और हम लोग जानते होंगे वेव जो होता है उसका इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, तो उसका फॉर्मेट होता है a sin 2πft। तो दोनों के इक्वल करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इससे कंपेयर करते हैं, साइन का एंगल यहाँ पे कितना है तो 2πt और यहाँ पे साइन का एंगल कितना है तो 2πft। ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। पाई टी कैंसिल कर दिया, 2 से देखिए आपका 200 कटेगा, F1 इक्वल टू यहाँ से निकल कर आएगा 100 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज लिखेंगे Hz। और उसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, 208πt इक्वल टू हो जाएगा आपका 2πf2t। तो इससे को भी कैंसिल आउट करके यहाँ से F2 की वैल्यू लाएंगे 104 हर्ट्ज, इसका भी यूनिट क्या होगा हर्ट्ज होगा। तो क्वेश्चन में बोला है प्रति सेकंड विस्पंद बताइए, तो प्रति सेकंड विस्पंद जो होता है वो होगा आपका F2 माइनस F1 होगा, F2 माइनस F1। तो F2 देखिए कितना आ गया 104 माइनस F2 आपका है 100, तो ये आएगा घट करके आपका 4 हो जाएगा आपका प्रति सेकेंड विस्पंद। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी आपका है प्रति सेकेंड 4 विस्पंद होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिबल का वही मात्रक वही होता है जो ऑप्शन ए बल का होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का होता है, ऑप्शन सी दाब का होता है, ऑप्शन डी शक्ति का होता है। तो चलिए बल का मात्रक हम लोग जानते हैं वो होता है न्यूटन, ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल और शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट, और जबकि दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसी को बोला जाता है पास्कल, इसी को क्या बोलते हैं पास्कल भी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमारा था प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस जिसे कहते हैं। तो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है आपका प्रतिरोधी बल यानी रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रतिबल। दाब उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, ये भी आपका बल है, नीचे भी बल और क्षेत्रफल दोनों से डिवाइड है। तो ये दाब जो होता है आपका नॉर्मल फोर्स होता है जिसे अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर और रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। चलिए फिर भी ये बल है और ये क्षेत्रफल, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ भी देख रहे हैं बल और क्षेत्रफल है तो इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तब देखिए यहाँ पे प्रतिबल का क्षेत्रफल किसके जैसा हो रहा, तो दाब के जैसा हो रहा, तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा प्रेशर, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका इनमें से कौन सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, यानी कि सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन है, यानी कि किससे पतली पतली एकदम चादर बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन आपका है लोहा, ऑप्शन ए आपका है सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो ये जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज्यादा मैलिएबल आपका यानी कि आघात वर्धनीय वो होगा आपका सोना होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, विरामावस्था में m द्रव्यमान के पिंड की संचित ऊर्जा क्या होगा। कोई भी वस्तु यानी कि आपका विरामावस्था में है यानी कि रेस्ट में है और इसकी द्रव्यमान अगर m है तब इसमें भी एनर्जी होगा, स्टोर्ड एनर्जी कहेंगे उसको, संचित ऊर्जा। और वो कितने के बराबर होता है तो mc² होता है। m हो गया उस वस्तु का द्रव्यमान, c हो जाएगा आपका निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये फॉर्मूला कौन बताया ये भी जानेंगे। ये फॉर्मूला आपका बताया था आइंस्टीन, इसी को आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन हमारा था विरामावस्था में एम द्रव्यमान का पिंड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगा यानी कि संचित ऊर्जा बताइए। तो E इक्वल टू ऊर्जा यानी कि E वो हो जाएगा आपका mc² के बराबर होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में आपका है mc²। आंसर हमारा हो जाएगा डी। धन्यवाद।